या 50% का मार्जिन बड़े प्लेयर्स उठाएंगे, अदानी अंबानी टाइप के। बताया जाएगा अरे यार ये तो तुम्हारा थोड़ा सा खराब हो गया है, ये सूखा है, ये गीला है। अब 2500 वाले ग्राम तो हमने सबसे बेस्ट क्वालिटी के लिए दिए थे, ये तो बेस्ट क्वालिटी है ही नहीं। रिस्ट्रिक्शन नहीं था कि यहाँ का माल वहां नहीं बेचा सकता, दिक्कत यही थी कि वहां से यहां तक आने में। नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सब होंगे ठीक ठाक और फिटफाट। एक सबसे मिसयूज्ड वर्ड अगर हम किसी की बात करें तो वो है किसान। किसान शब्द का इस्तेमाल सब लोग करते हैं और दनादन करते हैं। शुरुआत होती है कॉलेज और स्कूल्स में, जब हम लोग ऐसे लिखते हैं तब से। सबसे पहले किसान, हरित क्रांति, ये सब की बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, खूब जुमले पहनाए जाते हैं। और उसके बाद फिर जब नेता सामने आते हैं तो वो भी किसान शब्द का इस्तेमाल भरपूर तरीके से करते हैं। मैं किसान का बेटा हूं, मेरे दर परदादा किसान थे, आज भी हम लोग किसानी कर रहे हैं, किसानी से हमने ये किया है, किसान हमारे बेचारे। और उसके बाद फिर वादों में भी किसान ही किसान होता है। आप किसी भी पार्टी का मैनिफेस्टो उठा करके देख लीजिए, किसान शब्द प्रायः उसमें हर जगह आपको मिल जाएगा। इस सब के बीच में क्या आज तक किसान की स्थिति सुधरी है? एनसीआरबी के डेटा के हिसाब से जाएं तो 40,000 जिंदगियां सिर्फ इस वजह से गई क्योंकि वो किसान थे, उनके पास कोई और दूसरा रोजगार नहीं था, या यूं कहें कि किसानी को उन्होंने अपना एक रोजगार चुना और जिसपे उन्होंने कई सरकारों को वोट देते रहे कि शायद इस बार परिस्थितियां बदलेंगी, वो नहीं बदली और उससे हार करके उन्होंने मौत को गले लगा दिया। इस सब के बीच में कुछ बुज़दिल और मैं तो कहूंगा मक्कार नेता उनको कहा जाएगा, जो लोग ये तक कह देते हैं कि जो किसान आत्महत्या कर लेता है वो बुज़दिल है। वाकई शर्मनाक है। लेकिन इस सब को किनारे रख करके हम बात करते हैं कि अभी जो फार्मर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, यानी किसान आंदोलन पूरे देश में छाए हुए हैं, और रीसेंट जानकारी के हिसाब से 8 दिसंबर को किसान यूनियन ने, यानी भारतीय किसान यूनियन, चौधरी चरण सिंह ने जिनकी स्थापना करी थी, उनके बेटे अजीत सिंह तो अभी तक नहीं दिखे इन सब मोर्चों में, उन्होंने ये आह्वान किया है कि 8 दिसंबर को वो लोग एक देशव्यापी बंद की तरफ जाने वाले हैं, क्योंकि सरकारों से सिर्फ बातें हो रही हैं और सरकारों तो उन्हें गुमराह किसान समझ करके टालने में ही लगी हुई है। इसलिए देशव्यापी बंद की घोषणा की गई है भारतीय किसान यूनियन की तरफ से, जो कि 8 दिसंबर को होगा। इस सब के बीच में आज जो मेरा फोकस पॉइंट है वो ये समझने का है कि आखिर ये प्रॉब्लम है क्या, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं, लेकिन फिर से हम आपका फोकस उन्हीं पॉइंट्स पे लेकर के जाएंगे कि एक्चुअल में क्या इश्यूज हैं। 3 बिल आए थे सितंबर के महीने में, 3 बिल लाए गए थे। ये बिल को जून के समय में एक ऑर्डिनेंस की तरह लाया गया था। ऑर्डिनेंस का मतलब यह है कि जब हाउस यानी पार्लियामेंट नहीं चल रहा होता है तो सरकार को अगर कोई बहुत आवश्यक बिल लाना पड़ता है तो वो ऑर्डिनेंस के फॉर्म में लाती है मार्केट में। अब पता नहीं है ऐसा कौन सी आवश्यकता एकदम से आ गई जून के महीने में, जबकि कोरोना काल अपने पीक पर था, तब गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस लेकर के मार्केट में चली आती है। और सबसे पहला बिल था द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020। बहुत लंबा चौड़ा नाम है। अगर शॉर्ट में समझाया जाए तो इसका मतलब यह है कि जो एपीएमसी यानी सरकारी मंडियां हैं, इन मंडियों से प्राइवेट मंडियों की तरफ चला जाए। इसको ट्रेड एंड फैसिलिटेशन कहा गया। यानी अभी तक की जो प्रथा थी वो ये थी कि फार्मर खेती करता था, अपना अनाज उगाता था और अपने आसपास की किसी भी मंडी में जाकर के, यानी सरकारी मंडी में जाकर के उसे बेचता था। सरकारी मंडी में खरीदने वाले कौन होते थे? आड़ती होते थे। ये आड़ती यानी मिडिल मैन, एक बीच का आदमी होता था जो इनसे ये उपज खरीदता था। और मान लीजिए कि अगर गेहूं की हम बात कर रहे हैं तो किसी किसान ने, यानी कानपुर के किसान ने अपने वहां की मंडी में गेहूं बेचा, तो आड़ती इनसे वो उपज लेता है एक दाम पर, जिसको कि हम एमएसपी कहते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और उसके बाद इस अनाज को बेच देता है किसी दूसरे बड़े व्यापारी या छोटे या खुदरे व्यापारी को अपने हिसाब से। ये बड़े व्यापारी अदानी अंबानी भी हो सकते हैं, जैसे अदानी का फॉर्च्यून आटा आता है। तो अब उस आटे को बनाने के लिए जब उन्हें गेहूं चाहिए होता है तो वो डायरेक्ट किसान से नहीं खरीद सकते, उन्हें इन एपीएमसी के लोगों से ही खरीदना पड़ता है अभी के सिस्टम में। और जब वो ऐसा करते हैं तो उनके बीच में आ जाती हैं ये एपीएमसी की मंडियां। अब सवाल ये उठता है कि गवर्नमेंट क्या चाहती है? गवर्नमेंट ये चाहती है कि एपीएमसी यानी जो सरकारी सिस्टम है ये खत्म हो जाए, अब लोग प्राइवेट ट्रेड कर सके इन सब कमोडिटीज में भी। इससे क्या फायदा होगा? इससे सरकार को ये लगता है कि जो अनाज
एपीएमसी की मार्केट में नहीं बिक पाता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एपीएमसी की एक अपनी रिक्वायरमेंट होती है। अगर वो रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई तो उसके बाद वो माल लेना बंद कर देते हैं, और जब माल लेना बंद कर देते हैं तो फिर ये बेचारे कहाँ जाएंगे? तो ये छोटी छोटी आस पड़ोस की छोटी छोटी दुकानों में या किसी भी और तरीके से मार्केट के बाहर माल बेचना शुरू कर देते हैं। इसके लिए सरकार ने कहा भाई एक प्राइवेट मंडी बना दो, साफ सुथरी चमक धमक से भरी हुई, उनका अपना प्राइवेट स्ट्रक्चर होगा, एक प्राइवेट सिस्टम होगा, उन सबको चलाया जाएगा और उसमें ये लोग आकर के अपना माल बेच पाएंगे। बात तो ये भी सही लगती है। और इसके साथ साथ सरकार ने ये तक कहा कि इससे एडवर्टाइज किया कम से कम कि इससे कोई भी कहीं भी जाकर के अपना माल बेच सकता है। भैया आज से पहले भी अगर आप पंजाब के किसान हैं और आपका माल पंजाब में नहीं बिका तो आप उस ट्रक में लाद करके माल को अगर मध्य प्रदेश की एपीएमसी मार्केट में लाकर छोड़ेंगे और वहां अगर उनको जरूरत होगी और वो खरीद लेंगे तो ये किया जा सकता था। तो यानी ऐसा तो कहीं रेस्ट्रिक्शन नहीं था कि यहाँ का माल वहां नहीं बेचा सकता। दिक्कत यही थी कि वहां से यहाँ तक आने में करीब उन्हें 1000 किलोमीटर के लिए भाड़ा करना पड़ेगा। वो इश्यूज की वजह से लोग नहीं जाते थे और इसीलिए उनके आसपास की मंडी में ही बेचते थे। ज्यादातर जो हमारे किसान भाई हैं वो सब छोटे यानी कि 2 हेक्टेयर से कम लैंड वाले हैं, और क्योंकि इतने छोटे लैंड वाले हैं तो उनकी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो ट्रक व्रक करके दूर दूर तक जाएं, इसलिए अपने पास की मंडी में ही बेचते थे। और जब वो वहां बेचने जाते थे तो आपको पता ही है सरकारी सिस्टम में कई दिन तक वो लगे रहते थे लाइन में, और उसके वजह से बेचारों का नुकसान तो होता ही था। माल जो रखा रहता था कई बार सड़ जाता था, कई बार स्टोर अलग से करना पड़ता था, और साथ में समय भी बहुत टूटता था। इसलिए वो क्या करते थे, जो एमएसपी प्राइस अगर मान लीजिए 2200 पर क्विंटल किसी चीज का प्राइस है, उस एमएसपी पे अगर 2200 की बजाय वो कोई बाहर का आदमी आता था कि मैं तुम्हारा ले लूंगा माल, मुझे 1600 में दे दो, तो वो सोचते थे यार एपीएमसी मार्केट में कई दिन तक लाइन में लगे हैं, बाद में पेमेंट आए, ये सब करने से बजाय 1600 में ही बेच के छुटकारा पाओ। यही होता था। यानी प्राइवेट मंडियां भी आ जाएंगी तो यही चीज एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में चलने लगेगी। अभी और नॉन स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में चल रही थी। लेकिन सवाल यह है कि क्या इसके आ जाने से एपीएमसी मार्केट्स को कोई फर्क पड़ेगा? सरकार कहती है नहीं पड़ेगा। असल में क्या होगा? प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो यही होगा कि सब लोग चाहेंगे कि भाई अब हम प्राइवेट मंडी की तरफ जाएं, क्योंकि प्राइवेट मंडी एक स्ट्रक्चर मंडी होंगी, वहां पर लोग पहले बहुत हक से बैठे होंगे और उसमें बड़े बड़े जियो मार्ट या फिर रिलायंस या अंबानी अदानी, इनकी अपनी मंडियां एक तरीके से हम मान सकते हैं चलने शुरू कर देंगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा मार्केट है और कोई भी इसे छोड़ना नहीं चाहेगा। इसमें उन लोगों की शुरू में खूब अच्छा अच्छा पैसा भी दिया जाएगा, तो सब लोग एपीएमसी मंडी छोड़ करके यहाँ आने लगेंगे। अब जब एपीएमसी मार्केट कमजोर हो जाएंगी तो ऑब्वियस सी बात है गवर्नमेंट उन पर खर्चा करना बंद कर देगी। भाई उसको साफ सफाई करने के लिए, रख रखाव के लिए, अकाउंटेंट रखने के लिए, लेबर रखने के लिए बहुत सारा खर्चा करना पड़ता है। वो सरकारें वो खर्चा बंद कर देंगी। जब बंद कर देंगी तो कुछ समय बाद, हो सकता है 4-5 साल बाद, एपीएमसी की वो मंडियां बंद हो जाएंगी। जैसे ही वो मंडियां बंद हो जाएंगी, यहां प्राइवेट वाली फ्लरिश करने लगेंगी। अब आपके पास जो बेचने का चैनल होगा वो एकमात्र ये प्राइवेट मंडी ही होगा, और अब उनकी मनमर्जी चलेगी। जो एमएसपी वाला दाम है वो नहीं चलेगा, और इसी पे सारी लड़ाई है। जो लोग कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आप प्राइवेट मंडियों की तरफ जाना चाहते हैं तो जाएं, लेकिन एपीएमसी के जो रेट हैं फिर उन्हीं एमएसपी की रेट्स को वहां पे भी लागू करवाएं। यानी कि प्राइवेट प्लेयर से कहें कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, यानी 2200 अगर प्राइस है तो 2200 ही रखिए, 1600 में मत खरीदिए। लेकिन ऐसा होने नहीं वाला है, ना गवर्नमेंट कर रही है। यही लड़ाई है। दूसरा बिल जो है वो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बिल। अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बिल का जो उन्होंने नाम दिया है वो है द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन अग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल 2020। इतना धमाकेदार नाम है। सिंपल भाषा में से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बिल हम कह रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बिल के हिसाब से अब ये हो जाएगा कि अब प्राइवेट प्लेयर चाहेंगे तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे, यानी पहले से ही एक निर्धारित दाम तय कर लेंगे एक उगाही करने वाले किसान से, और कहेंगे कि भाई अभी देखो दिसंबर का महीना है, एक काम करते हैं, आगे आने वाली फसल के लिए हम अभी से रेट तय कर देते हैं। तुम मुझे मान लीजिए 2500 रुपए पर क्विंटल के हिसाब से अनाज मुझे मार्च में बेच देना। बहुत बढ़िया चीज़ है, किसान के लिए सबसे फायदेमंद चीज़ है। क्यों? क्योंकि उसकी जो अनाज है उसका दाम तय हो गया है। अब जब उसका दाम तय हो गया है तो उसको उगाई करने के बाद वो जो कई बार मार्केट की वजह से कम ज़्यादा हो जाता था, वो सब नुकसान नहीं होगा। अगर कुछ और उल्टा सीधा हो गया तो वो नहीं होंगी दिक्कतें। सब अच्छी चीज़ है। प्रॉब्लम कहाँ है?
प्रॉब्लम यह है कि हमारे देश में 60 से 70% लोग किसानी ही करते हैं और उतनी ही ज्यादा अशिक्षा हमारे देश में है। यानी बहुत सारे लोग आज भी सिंपल दस्तखत करने में उनको 10 मिनट लग जाएंगे। ऐसे किसानों को, और स्पेशली वो लोग जिनके 2 हेक्टेयर से भी कम के खेत हैं, उनको आप बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट के चिट्ठे पकड़ा देंगे। होगा यही कि कोई एक आदमी उनको सिंपल भाषा में समझाएगा, भैया तुम्हारा 2500 में बिक जाएगा जब तुम मार्च में आना, अप्रैल में आना। और जब ऐसा वो किसान अपना खेती सब लेकर के अप्रैल में पहुंचेगा तब उसे बताया जाएगा, अरे यार ये तो तुम्हारा थोड़ा सा खराब हो गया है, ये सूखा है, ये गीला है। अब 2500 वाले गाम तो हमने सबसे बेस्ट क्वालिटी के लिए दिए थे, ये तो बेस्ट क्वालिटी है ही नहीं। तो क्वालिटी के हिसाब से रेट शुरू हो जाएगा और ये सब उस दस्तावेज में लिखा होगा, लेकिन वो भाई को तो बेचारे को पता नहीं होगा। उसको उस दिन पता चलेगा जब अप्रैल में आएगा। और आप सबको पता है कि ऐसे ही हमारे सारे बिजनेस दुनिया में चलते हैं, बहुत सारी टर्म एंड कंडीशंस होती हैं। इस वजह से ये जो बिल होगा ये डायरेक्ट हानि करेगा हमारे किसानों की। अब वो इन बिलों के चक्कर, इन कॉन्ट्रैक्ट्स के चक्कर में एक बार अगर आ गए तो फिर हमेशा यही होगा कि उनको अब अग्रीमेंट के हिसाब से चलना पड़ेगा। कई चीजें हो सकता है उनकी लायबिलिटीज बन जाएं और फिर वो एक कॉन्ट्रैक्ट के चक्रव्यूह में फंस जाएंगे। फिर गवर्नमेंट का तो कहना ये है कि भाई आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, एसडीएम कोर्ट में जाके आप अपनी दरख्वास्त लिखेंगे, एसडीएम सुनेगा। लेकिन आपको पता है इस देश में एसडीएम, डीएम ये सब उन्हीं की सुनते हैं जो पैसे वाले हैं और मजबूत हैं। आम किसान सिर्फ दरवाजे पे खड़ा अपना पसीना पोंछता रहेगा और किसानी करते समय पसीना बहता रहेगा। तीसरा और सबसे खतरनाक जो अमेंडमेंट किया गया है वो है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट बिल में। ये क्या है? एसेंशियल कमोडिटी यानी वो चीजें जो कि बहुत जरूरत की चीजें होती हैं, उसको एक एसेंशियल कमोडिटी लिस्ट में डाला जाता है ताकि अगर कभी भी मार्केट में इनकी जरूरत पड़े और इसको कोई बहुत ज्यादा बहुतायत में रखने लगे, यानी होर्डिंग करने लगे, अपने यहां भर भर के रखने लगे, तो उस केस में ऐसा ना हो कि इनकी जो सप्लाई है मार्केट में कम हो जाए। इस सप्लाई को रेगुलेट रखने के लिए ये एसेंशियल कमोडिटीज में कई सारी चीजें रखी जाती हैं ताकि लोग इसकी कालाबाजारी ना कर सके। लेकिन अब गवर्नमेंट ने ये कहा है कि कुछ चीजें यानी खान पान की जो चीजें हैं, सीरियल्स हैं, पल्सेस हैं, यानी दाल, आपके गेहूं, ये सबको एसेंशियल कमोडिटी वाली लिस्ट से हटा दिया जाएगा। यानी ये अब आपकी जरूरत की चीजें तो हैं, लेकिन गवर्नमेंट इनको आपकी जरूरत की चीजें नहीं समझती, यानी इनमें कालाबाजारी करने का मौका दिया जाएगा। किस हद तक दिया जाएगा? इस कालाबाजारी को 50% तक नॉन पेरिशेबल में, यानी अगर कोई चीज 100 रुपए किलो की है, किसान से ली जा रही है, तो उसको 150 तक तो बेचा जा सकता है। उसके बाद अगर इसका रेट बढ़ेगा तो फिर गवर्नमेंट इसको वापस एसेंशियल कमोडिटी बना देगी और होर्डिंग करने से रोक देगी। लेकिन 50 रुपए तक का आप मुनाफा इसमें ले सकते हैं अपने घरों को भर भर करके, और उतना प्राइस बढ़ा सकते हैं। सेम नॉन पेरिशेबल यानी जो खराब हो सकती हैं, जैसे फल फ्रूट, ये सब चीजें, इनके लिए जो दाम, जो परसेंटेज है वो 100% रखा गया है। यानी अगर कोई चीज 100 रुपए की है तो जब तक उसका काम 200 रुपए मार्केट में नहीं हो जाता तब तक आप कितना भी चाहें उसकी कालाबाजारी करिए, कोई दिक्कत नहीं सरकार को। लेकिन जैसे ही ये 200 पार होगा, सरकार इसको एसेंशियल कमोडिटी में गिनने लगेगी और तुरंत आपके ऊपर डंडा चलाने लगेगी। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जो चीज 100 रुपए की है उसको ये किसान जब बेचेगा मार्केट में और उसकी प्राइस 200 तक जाएगी, तो आप सोचिए उसकी वजह से मार्केट में कितनी सारी चीजों के रेट बढ़ेंगे। क्योंकि एक चीज का रेट जब बढ़ता है तो बाकी चीजों के भी तो रेट बढ़ेंगे। अगर आपने प्याज, आलू, सब्जी, सीरियल सब कुछ महंगा कर दिया तो फिर जो आदमी उसी किसान के लिए, मान लीजिए ऑटोमोबाइल का काम कर रहा है, तो वो भी तो अपने सर्विसेज के चार्जेस बढ़ा देगा। तो वो अल्टीमेट जो दिक्कत है वो किसान के सर पे ही आएगी और इस 100% या 50% का मार्जिन बड़े प्लेयर्स उठाएंगे, अदानी अंबानी टाइप के। अब इन तीनों बिलों को लेकर के किसानों के बीच में संशय है। सब ये कह रहे हैं भाई पंजाब के किसान को दिक्कत क्या है, बाकी तो किसी को दिक्कत नहीं है। साफ दिक्कत हर जगह है, लेकिन पंजाब के किसान मजबूत हैं, वोकल होकर के सामने आ पा रहे हैं, इसलिए वो लोग भी एक एक महीना झेल सकते हैं अपने घरों से बाहर निकल करके दिल्ली की सर्दी में पड़े रहना। और ऑब्वियसली दिल्ली के पास भी हैं, दिल्ली से ज्यादा दूर नहीं है। अभी आप बनारस के किसान को दिल्ली जाने के लिए कहेंगे, भाई जाने का ही किराया अपना है, और इतने मजबूत किसान तो उत्तर प्रदेश के हैं नहीं कि वो अपने अपने खर्चों से बहुत दूर दूर तक ट्रैवल करें। तो लोकलाइज तरीके से हर जगह धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, हर जगह इसका विरोध हो रहा है। लेकिन सेंट्रलाइज तरीके से, यानी दिल्ली में अगर आपको दिखेगा तो ऑब्वियसली आस पड़ोस के लोग ही वहां ज्यादा
दिखेंगे, चाहे वो वेस्टर्न यूपी के मेरठ साइड के लोग हों या फिर हरियाणा के लोग हों या फिर पंजाब से आए लोग हों। सोचने वाली बात यह है कि क्या हमने किसान को सिर्फ अपने सुंदर सुंदर एस्से लिखने के लिए या फिर चुनावी वादों में खाली जगह भरने के लिए रखा है, या वाकई इन अन्नदाताओं से हमारा कोई सरोकार है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।